बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, 2 बहुत ही अहम खबरें हैं। एक खबर का ताल्लुक मरियम सफदर से है। उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे को अपना एक इंटरव्यू दिया और उसमें कुछ ऐसी बातें कही जिन पर तबसरा बहुत ही ज़रूरी है। आज प्रोग्राम में उस पर तफसील से हम बात करेंगे। और दूसरा, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का एक इंटरव्यू था जो एक निजी टीवी चैनल पर चला और उसमें जो बातें हुई उस पर भी हम बात करेंगे। अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है शाहीन सिपाही साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। शुक्रिया इरफान। सर, आपने जो बरतानवी नशरियाती इदारे को ये दूसरा इंटरव्यू है गिलगित इलेक्शन कैंपेन के दौरान। एक पहला जो इंटरव्यू आया था वो बिलावल का था और जिसमें उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया था और उन्होंने कहा कि हैरानगी हुई मुझे जब आर्मी चीफ का नाम लिया गया उस तकरीर के अंदर। और अब दूसरा इंटरव्यू मरियम नवाज का सामने आया है और उन्होंने भी कोशिश की है खबरों में रहने के लिए जो बयान दिया कि एस्टेब्लिशमेंट से छुप-छुपा के बात नहीं होगी, अवाम के सामने होगी। चलें, उन्होंने ये तो मान लिया कि इससे पहले छुप-छुपा के मुलाकातें होती रही। क्यों ऐसा बयान दिया? अब ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि कल एक मुलाकात हुई है, 1 टू 101 भी मुलाकात हुई है और जो मुझे वहाँ के कुछ सोर्सेज़ ने बताया कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म अपना बिलावल भुट्टो जो हैं, वो बताने गए थे, समझाने गए थे और इसलिए ये 101 मुलाकात रखी गई थी। क्योंकि बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अपने साथ लोगों को बिठाते हैं, तो वो खबर पहुँचा देते हैं जहाँ पहुँचानी होती है। देखिए, एक तो मरियम साहिबा ने जो इंटरव्यू दिया है आज और उसमें जो बात उन्होंने कही है, ये उनकी और उनके वालिद साहब की जो भी नैरेटिव है और जो बड़े स्ट्रांगली कन्फ्रंटेशनल नैरेटिव है, उसके बिल्कुल ये अपोजिट डायरेक्शन में बात की है। हुँ। यानी दो डिफरेंट बातें वो कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जी फौज का कोई रोल नहीं होना चाहिए, इनको घर भेजना चाहिए, इनके कुछ दो जो टॉप के लीडर्स हैं ये इन्वॉल्व हैं और इनको हटा देना चाहिए, इनकी बातें नहीं मानना चाहिए नीचे कैडर्स को। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी उन्हीं फौजी लीडरों से कह रहे हैं कि जी आप इनको हटा दें तो फिर हम आपसे बात करने को तैयार हैं। इनकी मतलब है कि मुझे नहीं पता किस पोजीशन में जिसे कहते हैं ना लोकस स्टैंड बाय क्या है इनकी, किस बात पे ये बात करने को क्या कह रहे हैं कि क्यों इनसे नेगोशिएशन की जाए या क्यों बात की जाए, या अगर कोई करने को तैयार भी है तो क्यों करे वो। मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि ये गिलगित वाला इलेक्शन हो रहा है और उसके जो जितने भी पोल्स आ रहे हैं, और मेरी अभी एक दो लोगों से बात हुई जो बड़े डीपली वहां पे मॉनिटर भी कर रहे हैं, उसको इन्वॉल्व भी हैं, उनका कहना था कि जी इन लोगों की नून लीग की खासकर पोजीशन बहुत खराब है। और ये मेरा ख्याल है उनका एक आखिरी एक अटेम्प्ट था कि बिफोर द इलेक्शन और वहां के पोल जब आएंगे और इसमें अगर इनको बहुत ही नाकामी हुई, बल्कि मुझे तो ये बता रहे थे कि शायद उनके जो वजीर आजम थे पहले, कोई हुँ। हाफिज साहब हैं जो कि हाफ़िज़ अब्दुर रहमान। गिलगित सिटी के थे, जी, जी। उन हाफ़िज़ अब्दुर रहमान। हाफिज उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो पता नहीं अपनी सीट जीत सकेंगे या नहीं जीत सकेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अगर इनको सीट तो एक आध सीट मिली या दो मिली, इससे ज्यादा नहीं होगा। मगर मेजर रोल जो है वो या तो होगा पीपल्स पार्टी का, और सबसे बड़ा रोल होगा पीटीआई का, और उससे बड़ा रोल होगा एस्टेब्लिशमेंट का, जो कि हमेशा होता है। और तो ये इनकी मरियम की और नवाज लीग की मेरा ख्याल है ये आखिरी कोशिश है कि उस रिजल्ट से पहले, क्योंकि उसके बाद इनकी पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी हुँ। और खासकर ये पीडीएम में भी इनकी पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि पीडीएम में एक स्ट्रगल, मैंने ये सुना है कि स्ट्रगल चल रही है कि जी क्यों नून लीग को ही सारा स्टेज दिया जाए और सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी वो रहे, और क्यों क्यों ना अगर पीपीपी जीत जाती है यहाँ पे, ये मैंने एक छोटा सा इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा है, हालांकि इसके नेशनल सिनेरियो पे और पॉलिटिकल सिनेरियो पे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर क्योंकि ये अब एक मीडिया पे है और पूरा एक इशू है, और इसमें अगर ये हार जाते हैं तो इनका फिर ये क्लेम भी चैलेंज होगा कि जी आपको पीडीएम में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाए, क्यों ना चेयरमैनशिप जो है वो पीपल्स पार्टी को दी जाए। और वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं यहाँ पे तो उनका क्लेम ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा।
और पीपल्स पार्टी, मेरा ख्याल है, और जहां तक जैसा आपने मीटिंग का जिक्र किया कि किसी से मीटिंग हुई, अभी मैंने तो नहीं उसकी रिपोर्ट देखी, लेकिन खैर वो पीपल्स पार्टी बिल्कुल एश्योरेंसेस दे रही है कि हम अगर सेकंड पोजीशन पे भी आए तो हम गवर्नमेंट में गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह आपके साथ मिलकर काम करेंगे। और यही वहां पे मेरा ख्याल होगा। पीटीआई को या तो उन्होंने अगर अपनी मेजॉरिटी से बना ली गवर्नमेंट, जो कि बहुत थिन मेजॉरिटी होगी, लेकिन नहीं भी हुई, और अगर किसी तरीके से इनको भी शामिल करना पड़ा तो ये किसी तरीके से बहुत एक न एक रास्ता निकाल के शामिल होंगे और कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। तो ये इस सारे प्रोसेस में मरियम नवाज का और नवाज लीग का बहुत हशर जो है ना वो खराब हो जाएगा। और उससे पहले कि ये हो, ये चाहते हैं कोई ना कोई किसी न किसी से बात करके कोई एग्रीमेंट कर लें, अंडरस्टैंडिंग कर लें कि जी ठीक है, हम एग्री कर लेते हैं, ये करेंगे या नहीं करेंगे, और बात उससे पहले से कुछ बन जाए। लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा होगा, और ये वाला भी इनका जो फायर है, ये मेरा ख्याल है मिस फायर ही होगा। बिल्कुल मिसफायरी सर, अभी तक तो ये लग रहा है। अच्छा, दूसरी बात जो वहां पे हुई इस इंटरव्यू के दौरान, कराची वाक़े पे हुई, और उन्होंने ये भी कहा कि फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से मुतल्लिक जो सवालात अब अवाम ने सामने हैं और अवाम इन पे बात भी कर रही है। अब वो ये कहती हैं कि जूनियर अफसरान को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। सर, आपको याद होगा डॉन लीक्स का टाइम, डॉन लीक्स के वक्त भी एक रिपोर्ट आई थी जिसे आर्मी ने मानने से इनकार किया, ट्वीट किया गया, फिर वो बाद में ट्वीट वापस भी लिया गया। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा एतजाज अहसन साहब ने कहा था कि इन हालात के अंदर मरियम को बचा लिया गया। और ये तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सेकंड किरदार ही सिर्फ बदले, एवरी सोर्स ऑफ चेंज, हमें हालात तो सिर्फ वही हैं। हमेशा कराची में जो वाकया है वहां पे भी बचा लिया गया का ये नारा लगा रहे हैं और उन्होंने इसे रिजेक्ट करार दिया। तो ये इसमें जो मेरा ख्याल है, जो नेक्स्ट वेट करना चाहिए कि क्या अगर ये उसी तरीके से प्ले आउट होता है जैसे कि डॉन लीक्स का प्ले आउट हुआ था, क्योंकि वो ट्वीट तो वापस हो गया था जो उनका था, क्या ये भी वापस हो जाएगा? जरा इंतजार फरमाइए कि क्या ये आगे चल ये के नहीं होगा। ये नहीं होगा। ये नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि हालात तो कुछ इस तरफ जा रहे हैं कि कुछ मतलब है, पाँव पे गिर जाओ, लेट जाओ, माफी ले लो, दे दो, कुछ भी कर लो, कोई ना कोई ऐसा एक इंप्रेशन आए कि जी हमारी बात हो गई है। क्या किसी लेवल पे किसी छोटे से छोटी बात पे भी कोई बात हो गई है और एग्रीमेंट कोई हो गया, तो वो किसी तरफ से वो इम्प्रेशन नहीं मिल रहा और नहीं आ रहा। हर तरफ से वो दरवाजे बंद ही नजर आ रहे हैं। सहारे तलाश किए जा रहे हैं और ये ऊंची ऊंची आवाजें लगा रहे हैं, लेकिन दरवाजे वाकई सर बंद हैं। सर, आज का इंटरव्यू इमरान खान का, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ऑब्वियसली आज जो इंटरव्यू 1 डेढ़ घंटे का इंटरव्यू था, हमें उसमें कोई सर बात नई नजर नहीं आई। उन्होंने लेकिन एक चीज उन्होंने जरूर जिक्र किया है, जो सवाल हुआ वहां पे, ब्यूरोक्रेसी का किरदार पाकिस्तान के 1960 का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट कहा गया, और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह ब्यूरोक्रेसी ने इस मुल्क को खड़ा किया और उसकी क्या अहमियत है। इदारों की उन्होंने बात की, इदारों को कमजोर करने की का जो एक तरीकाकार पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपनाया, उस पर भी उन्होंने जिक्र किया। सर, इस पे रोशनी डालें। ये जो जिस पे इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि आप लोगों को अपने साथ में ला लें और फिर मिलकर चोरी कर रहे हैं, तो ये ही एक बुनियादी वजह आपको नजर आती है इस वक्त, चूंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत कन्वर्ट नहीं कर पा रही। कुछ हमें पॉजिटिव सिर्फ नारे लगाने से या बयानात देने से इस चीजों को कन्वर्ट अगर कहा जाए किसी भी सक्सेस में, किसी भी फ्रंट पे, वैसा वैसा कुछ नहीं हो रहा। इदारे हमें बेबस नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ लोग बहुत ही मजबूत होते जा रहे हैं। देखिए, आपने सही कहा कि जी इंटरव्यू काफी लंबा था, लेकिन ये कि ज्यादातर वो हिस्ट्री और पास्ट के बारे में ही बात एक्सप्लेन करते रहे, और उसको अपनी जो पोजीशन इस वक्त उनकी है उसको इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द पास्ट वो जस्टिफाई करते रहे कि जी क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों नाकामी हो रही है, या क्यों फेलियर है, या क्यों प्रोग्रेस इतनी तेज नहीं है या आगे नहीं है। और
एक जगह पे तो उन्होंने कहा शायद कि जी हम तो आए थे तो हमें तो बहुत दिन तक बहुत सी चीजों का पता ही नहीं चला, आस्ता आस्ता हमें चीजों का पता चलता गया, तो फिर हमने उसको एड्रेस करना शुरू किया और देखना शुरू किया। और ये बात किसी हद तक सही भी है, क्योंकि पहली पहली दफा ये आए थे और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था उस वक्त बैठा हुआ था, वो सारा का सारा पुराने लोगों का, और उनके जमा एक हर हर इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल सीट पे उनके लोग बैठे हुए थे। चाहे वो आप कह लें कि जी ब्यूरोक्रेसी में कह लें आप, ज्यादा जो है आपके जुडिशरी में भी काफी हद तक उसमें दूसरे जो जितने इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे बड़े बड़े सारे जो है एससीसीपी का जिक्र किया उन्होंने, और बहुत सारे जो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वहां पे सब उनके लोग बैठे हुए, और उनको समझना, फिर उनको उनसे डील करना, फिर उनको निकालना, फिर उनकी जगह अपने कोई ट्रस्टेड लोगों को लाना, इसमें काफी लंबा टाइम लगता भी है। और मेरे ख्याल है इनको कुछ ज्यादा ही लंबा टाइम लगा, क्योंकि नए नए आए थे और कुछ समझ में नहीं आई थी। मगर एक बात उन्होंने, इमरान खान साहब ने कही कि जी हमारी बेस जो है ना, अब वो इकोनॉमी की ठीक डायरेक्शन में सेट हो गई है, और सिवाय एक दो चीजों के जिसमें कि हमको मिसलीड किया गया और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सके, ये जो प्राइसेस थी आटे की और उसकी, बाकी चीजें सारी डायरेक्शंस ठीक है, वो सारे इंडिकेटर्स सही हैं, और ये अब तेजी से हम इस पे चलेंगे और इसको हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। तो ये अब उनका एक तरह से अपनी सेल्फ इवेल्युएशन उन्होंने की, उनसे बल्कि डायरेक्टली पूछा कि जी आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं, पहले ही सवाल शायद ये था। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन जितना मुझे करना चाहिए था या अचीव करना चाहिए था वो शायद अभी नहीं कर सके। तो इस इंटरव्यू में और बाकी बहुत सारी बातें थी, लेकिन आपने सही कहा कि कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज जिसे कहते हैं ना, या कोई ऐसा पॉलिसी इनिशिएटिव या कोई ऐसा नया कोई कंट्रोवर्सी उसमें कोई मुझे नजर नहीं आई। एक एक चीज उन्होंने जरूर कही है कि इदारों की ये जो एजेंसीज की रिपोर्ट्स होती हैं, इन्हें अदालत में प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है। ये बात जरूर उन्होंने कही, और नवाज शरीफ की तरफ इशारा था कि हमें पता है कि बाहर मुलाकातें किससे हो रही हैं। हुसैन हक्कानी का नाम लिया गया है, और फिर ऑब्वियसली कि किस तरह ये जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, इनको किस तरह, इन वेरिएबल्स को किस तरह एक्टिव किया जाता है, उसका उन्होंने जिक्र किया है। तो सर ये तो फिर आप, हमारे निजाम की बेबसी है कि हम जानते हैं कि गद्दारी कहाँ पे हुई है, करप्शन कहाँ पे हुई है, एहतसाब। यही सवाल है कि किस तरह इस निजाम को फिर कहाँ से बेहतर हम बना सकेंगे। देखिए ये बिल्कुल बात उन्होंने सही कही, और मेरा ख्याल है ये एक रियलिस्टिक बात उन्होंने कही कि जी ये चीजें सबको पता है कि किस तरह होती हैं और कौन करता है और कैसे करता है, और सबके सामने होती है। जैसे हुसैन हक्कानी का उन्होंने बार बार जिक्र किया, मुझे याद है जब ये पहले जलसा था इनका लाहौर 2011 में, तो पहले ही मीनार पाकिस्तान पर, तो पहली दफा इन्होंने उस जगह खड़े होकर नाम हुसैन हक्कानी का लिया था कि ये मेमो गेट, उस वक्त तक नाम किसी का नहीं आया था कि मेमो गेट के पीछे है कौन। तो इमरान खान साहब ने खड़े होकर डायरेक्ट नाम लिया था कि ये हुसैन हक्कानी है इसके पीछे, और फिर वो सारा शुरू हुआ। तो वो मसला, ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती हैं, सब हमें पता होता है किससे कौन मिल रहा है, लेकिन उसको हम अदालत में ले जा नहीं सकते एज ए प्रूफ। और व्हाइट कॉलर क्राइम को और ज्यादा मतलब मुश्किल होता है, और तो उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को भी ये रियलाइजेशन है कि हम इनको किसी ऐसे केस में सजा नहीं दिलवा सकेंगे जिसके हमारे पास सबूत नहीं है। लेकिन एक केस का उन्होंने जरूर कहा जो इनके जमाने में हुआ है, और वो शहबाज शरीफ के जो टीटीज का है, और वो जो सारी चीजें पकड़ी गई हैं, तो वो इन्होंने कहा कि जी ये हमारा इन्वेस्टिगेशन और हमारा ये केस है, और बाकी सारे केस पुराने हैं। तो पुराने केसेस को ठीक है, वो अपनी जगह हैं, चलते रहेंगे, पॉलिटिकली उनको यूज ये कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन शायद ये शहबाज शरीफ का केस अदालतों में बड़ा स्ट्रांगली लेके जाएं, क्योंकि वो सारा डॉक्यूमेंटेड है, उसमें इनको कुछ उम्मीद है कि शायद कामयाबी हो। मगर रियलिस्टिक बात यही है कि गवर्नमेंट और एजेंसीज जो हैं वो बता तो सकती है कि क्या हो रहा है,
लेकिन उसको प्रूव करना कि जी कोई मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है या कोई गद्दार है या कोई नैरेटिव उसका दुश्मन के मुल्क के साथ मिल गया है, सियासी बातें तो हो सकती हैं, लेकिन ये कि जुडिशली और लीगली इसको प्रूव करना मुश्किल है। चलो इसी तरह मेरा ख्याल है ये चलेगा। और मगर ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप एडमिट कर रहे हैं कि जी हम कुछ चीजें प्रूव कर सकते हैं, कुछ चीजें हम नहीं प्रूव कर सकते। नवाज शरीफ के हवाले से नवाज क्योंकि एक इम्पोर्टेंट चीज ये है सर कि पहले डेट्स तक आ गई थी कि 15 जनवरी को नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाएंगे। अब वो हुकूमत वहां से भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही है। और मैंने अपनी मुतादिद वीडियोस में भी पहले भी कहा था कि 36,000 ऑप्शंस मौजूद हैं कि किस तरह नवाज शरीफ साहब यहाँ पे रह सकते हैं और किस तरह रास्ते मौजूद हैं और कानूनी रास्ते मौजूद हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत जितना मर्जी कोशिश कर ले। लेकिन खैर बाबर अवान साहब अभी भी कहते हैं कि बात हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है। और बाकी भी शबली फराज साहब ने भी कहा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता शहजाद अकबर साहब भी अब कह रहे हैं कि हम डेट नहीं दे सकते। सर ये तो तय हो गया कि इट विल टेक टाइम नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए। और फिर तो मैंने 2-3 दफा शायद पहले भी कहा है कि जी ये गवर्नमेंट्स के पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं। मतलब है कि जब तक के दोनों गवर्नमेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो और एक दूसरे को जरूरत ना हो और लिवरेज इस्तेमाल करके आप कोई अपना नीचे से इस किस्म का काम करवा लें कि जी फलाने बंदे को हमें दे दो तो हम आपका फलाना काम कर देंगे, जैसा कि हमारे ये गल्फ स्टेट्स के साथ होता है, या वहां पे हमें कोई लीगल प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको भी पता है कि ये हमारे इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है इनके पाकिस्तान के ऊपर, इनकी सिक्योरिटी की जरूरत है, बाकी उनकी जो सपोर्ट है उसकी जरूरत है, और बहुत सारे और चीजें चल रही होती हैं अंदर। पाकिस्तानी पुलिस जाके वहां से जिसको चाहते हैं वो पकड़ के ले आते हैं, और जिसको नहीं चाहते वहां पे कुछ नहीं होता। मगर इंग्लैंड के साथ और अमेरिका के साथ ऐसा हो नहीं सकता जब तक कि आपके बहुत ज्यादा कोई एकदम डायरेक्ट उनकी कोई डिमांड ना आ जाए और फिर उसके अगेंस्ट आप कोई उनसे डिमांड ना कर दें और फिर वो दोनों एग्रीमेंट हो जाए कि हाँ जी चले हम आपका ये काम कर देते हैं। उस वक्त तक तो ये नहीं होता। बाकी ये शोर शोर मचाते रहेंगे पॉलिटिकली, जाहिर है कोशिश हम करते रहेंगे और करेंगे, उसका नतीजा अभी तो निकलता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। अच्छा, खासकर एक एक बात एनआरओ के हवाले से हुई है। एनआरओ मांग रहे हैं एफएटीएफ पे ब्लैकमेल किया जा रहा है। सर एनआरओ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत क्लियरली कह दिया है। लेकिन अब ये है कि अगर हालात ऐसे बन जाते हैं तो आपको लगता है कि हुकूमत कोई रास्ता निकालेगी और कहेगी कि जनाब हालात मुल्क के लिए हालात मुश्किल हैं, लिहाजा हमें ये रास्ता निकालना पड़ा। क्योंकि मुशर्रफ वाज वेरी स्ट्रांग एट हिज टाइम। मुशर्रफ से ज्यादा मजबूत डिक्टेटर जो है वो पाकिस्तान की तारीख में सर इस तरह नहीं कोई आया। सब कुछ अपने हाथ में, इसके बावजूद एनआरओ देना पड़ा सिस्टम को चलाने के लिए। और ऑब्वियसली बाहर के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया था कि जब तक पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का आगाज नहीं होगा हम वो तमाम इकोनॉमिक चैनल्स को ओपन नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि दोबारा कोई प्रेशर इस किस्म का आए और हम अगर एफएटीएफ में चले जाते हैं और अगर कोई नेगोशिएशंस नहीं होते तो ऑब्वियसली एफएटीएफ इज वेरी क्रूशियल फॉर पाकिस्तान। यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है असल में कि पाकिस्तान की स्टेट जो है वो उसके सामने खड़ा है एफएटीएफ का एक पहाड़, उसको उन्होंने क्रॉस करना है। और एफएटीएफ में किसी एनआरओ की क्या खाली एन की भी गुंजाइश नहीं है। आप किसी किसी इशू पे जो कि एफएटीएफ का इशू है उस पर जरा सी आप लचक भी नहीं दिखा सकते कि या आपने किसी को कंसेशन दे दिया या छोड़ दिया या केस नहीं किया। ये उसके डिमांड्स हैं कि जी आपने मनी लॉन्डर्स को पकड़ना है, इस तरीके से पकड़ना है, आपने सारी पुलिस को और सारी एजेंसीज को इकट्ठा करके और ये ऐसा सिस्टम बनाना है कि कोई आपके इस नेट से निकल ना सके। अब उनकी डिमांड तो ये है कि आप और सख्ती करें, बहुत सख्ती करें, और आप कह रहे हैं कि जी एनआरओ कर लें या कुछ थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग कर लें और उससे वो तो एफआरटीएफ वाले आपको फौरन पकड़ लेंगे। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि ये मतलब एक साथ नहीं चल सकती। आपने एफआरटीएफ से अगर गुजरना है, पास करना है, तो एनआरओ की तो गुंजाइश नहीं है। और इमरान खान साहब तो
ओपनली कह रहे हैं कि जी मेरे होते हुए तो नहीं होता। प्रेशर आपने डालना है एस्टेब्लिशमेंट पे, फौज पे, कि आप इनको फौज को इतना मजबूर कर दें कि जी कुछ ना कुछ आप मिल के कर लें, वरना हम उनके लिए कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इंटरनल प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आप ये इसमें सोचेंगे। अपोजिशन जो है इनके साथ कौन सा ऐसा इशू खड़ा कर सकती है इंटरनली जो कि फौज को इतनी प्रेशर में ले आए कि वो कहे कि जी इनको थोड़ी सी कंसेशन आप दें। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि जी जल्द से जुलूस हंगामे करेंगे, और वो भी मेरा ख्याल है कि अब आस्ता आस्ता उसकी कम होता जा रहा है, क्योंकि जितनी ये पीडीएम का जो बैलून है इसमें से हवा निकलती जाएगी तो वो भी फिर थ्रेट नहीं रहेगी। इसलिए अब सोचने की बात यह है कि इकोनॉमी के ऊपर है। इकोनॉमी आपकी अगर ठीक जा रही है तो फिर ना फौज को कोई प्रॉब्लम होगा, ना एस्टेब्लिशमेंट को कोई प्रॉब्लम होगा, गवर्नमेंट को तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपने अगर ये महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया तो फिर इश्यू क्या होगा जिसकी वजह से आप प्रेशराइज होके इनको एनआरओ देंगे। मुझे तो कोई नजर नहीं आता कि ऐसा कोई सिनेरियो बनता है अभी आइंदा चंद हफ्तों या महीनों में। अच्छा सर, मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर ये बात कही थी। खैर आज उसका जिक्र इनडायरेक्टली इमरान खान के इंटरव्यू में भी हुआ, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का किया गया, कि ये मलिक रियाज साहब की एग्जांपल दी गई। पैसे आए और मैंने मुतअद्दिद बार वन हाइड पार्क जाके खड़े होके, बिल्कुल हसन नवाज के दफ्तर के बाहर है और वो पैसा पाकिस्तान आया, उसका जिक्र भी हुआ। और ये एक, अगर बिजनेसमैन ने प्ली बार्गेन की है तो समझ में आती है बात कि कल को एक बिजनेसमैन ने सियासत में नहीं आना। फेक अकाउंट केस हुआ, उसमें भी आपको पता है कि बहुत सारे लोगों पर उन्होंने प्ली बार्गेन की। इसमें आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाद तारपुर साहिबा ऑब्वियसली अगर वो मान लेती हैं तो सियासत से भी आउट हो जाएंगी और उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मैंने एक सवाल जरूर उठाया था अपनी एक वीडियो के अंदर कि क्या प्ली बार्गेन हो सकती है, और क्या प्ली बार्गेन का कोई रास्ता मौजूद है? आपका सर इस बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि प्ली बार्गेन एक ऐसी चीज है, शहबाज शरीफ साहब तो सियासत से बाहर हो जाएंगे, हमजा भी बाहर हो जाएंगे। हाँ, सलमान को सियासत में आने का कोई ज्यादा शौक नहीं है, नुसरत बेगम को भी सियासत में आने का कोई शौक नहीं, राबिया को भी, और अली इमरान को तो खैर बिल्कुल भी शौक नहीं है सियासत में आने का। देखिए, प्ली बार्गेन अगर हो सकती है तो एक दो चीजों पे हो सकती है। एक तो शहबाज शरीफ को अगर आप ले लें तो उनके खिलाफ तो जिस तरह के केसेस अब कह रहे हैं कि जी हमारे पास एविडेंस आ गई है, और 24-25 बिलियन की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है और डॉक्यूमेंटेशन आई है वो सारी अब प्रोसेस हो रही है। और उसमें जो जैसे इमरान खान साहब ने आज इंटरव्यू में कहा कि जी उनसे नीचे के जो लोग थे, जो उनके जो ऑपरेटिव थे, फ्रंटमैन थे, उनको भी अब पकड़ा जा रहा है। लैंड ग्रैबिंग, जो लैंड ट्रांसफर, ये सारे मसलों पे अब हाथ डाला जा रहा है। तो ये तो लग रहा है कि जी वो तो इसमें फंसने वाले हैं बुरी तरह। अब वो प्ली बार्गेन एक ही सूरत में कर सकते हैं कि जी अपना कुछ थोड़ा बहुत माल जो है वो बचा लें और कुछ थोड़ा बहुत तो दे दें, मगर उसमें जाहिर है सियासत फिर उनकी, जैसा आपने कहा, और ऑब्वियस है कि सियासत उनकी खत्म होती है। क्योंकि अगर आप प्री बार्गेन कर लें 10%, 20%, जितना भी दे दें आप, 25 बिलियन का अगर आप 10-20% भी दे दें तो वो भी कितने अरब बन जाता है। तो अगर यानी इमरान खान साहब तो ये कह रहे थे कि जी मलिक रियाज साहब ने कम से कम पैसे वापस तो किए, कुछ तो वो दे रहे हैं वापस, और इनको भी देना चाहिए। मगर ये तो पॉलिटिशियन है, ये तो अपनी माल भी बचाने के चक्कर में, अपना फ्यूचर भी बचाने के चक्कर में, क्योंकि फ्यूचर अब मलिक रियाज का तो कोई बिजनेस ही है, वो बिजनेस अपना करते रहेंगे, उनको कोई पॉलिटिकल कुछ सजा तो नहीं मिल रही, कोई अभी वो उनको डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया गया कि आप बिजनेस नहीं करेंगे, वो अपना बिजनेस करते रहेंगे, तो कर रहे हैं। इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, प्री बार्गेन करना इनके लिए मुश्किल है। इनको सजा हो जाएगी, ये कहेंगे कि जी हमारे साथ ये विक्टिमाइजेशन हुआ है और ये शोर मचाते रहेंगे और पॉलिटिकल जमहूरियत को खतरा है और ये सब हो रहा है, इसको पोलिटिसाइज करते रहेंगे, लेकिन मानेंगे कभी नहीं कि जी हमने चोरी की है या हम पैसे वापस कर रहे हैं। और इसी तरह वो जो आपने जरदारी और उनकी बहन साहिबा का कहा, उनके फ्रंटमैन ने तो ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं वापस, कई कई लोग ने उनके वापस प्री बार्गेन करके दे दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि जी ये इन लोगों का काम है, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो क्लीन है। वो मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में सर ये
एक बहुत ही डिसाइसिव मूवमेंट है अदलिया की तारीख में भी कि अगर ये केस का फैसला होता है और चूंकि कल वहां जब फर्द जुर्म आयद हुई है वहां पे भी कोशिश की गई डिले किया जाए, तो उन्होंने कहा जज साहब ने कि जनाब आप हम पर हमारे से सवाल करते हैं कि आप डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं, अब तो हम चाहते हैं कि इसका फैसला हो, तो लिहाजा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर इसका फैसला ना हुआ तो शायद पाकिस्तान की आवाम का एतबार भी उठ जाए, क्योंकि जितना वजीरों मशीरों ने और जितने सबूतों का जिक्र किया और जो चीजें मौजूद हैं, उस्मान इंटरनेशनल जो यहाँ पे मुलविस रही, आफ्ताब महमूद जो वादा माफ गवाह है, मैंने सर खुद उस्मान इंटरनेशनल के अकाउंट्स देखे हैं, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिसमें पैसे गए और आफ्ताब महमूद ने बकायदा वादा माफ गवाह है जो बताता है कि जनाब ये मैं कुछ करता रहा। तो इसके बाद अगर फैसला ना आया तो यकीनन पाकिस्तान की आवाम का एतमाद पहले भी नहीं है, लेकिन इसके बाद तो बिल्कुल भी उठ जाएगा। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम खुद अब यही कहना शुरू हो गए हैं, बहुत से लोग हमारी तरह के लोग कहना शुरू हो गए हैं कि जी कितनी दफा हमने वादा माफ गवाह बनते हुए सुने हैं, कितने लोगों को देखा है कि जी ये डॉक्यूमेंट्स आ गए, ये प्रूफ आ गए, और मीडिया पे आके बातें हो जाती हैं, आगे कुछ नहीं होता। वादा माफ गवाह जो बने हैं वो उनका कोई बयान भी तो सामने आए। वो जो एक उजैर बलोच की जीआईटी थी और पता नहीं किसकी जीआईटी थी और वो सारी की सारी बंद डब्बों में रखी हुई है, वो कब निकलेंगी और कब खुलेंगी, क्या होगा उनका? वो सिर्फ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए या प्रेशराइजेशन के लिए या लोगों को अपने अपने उसमें रखने के लिए यूज होंगी, या उनका कोई नतीजा भी निकलेगा कि भाई ये चोरी थी तो चोरी पकड़ी गई तो इसकी सजा भी मिलेगी। ये बात सही है। अब ये केस उन्होंने इंडाइटमेंट तो कर दिया है, अब कितनी जल्दी ये केस चलेगा? अब चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जी डे टू डे बेसिस पे केस चलने चाहिए। आज तक तो मैंने कोई नहीं देखा कि जी डे टू डे एक भी केस किसी का भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा चलाओ। क्या मसला है? अगर अगर चीफ जस्टिस के कहने पे नहीं चल सकता तो फिर बाकी हम लोग तो शोर मचाते रहे, उससे क्या होता है? सर जाते जाते खबर पे कमेंट कर दें, परवेज इलाही साहब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन थी, नैब की अदम शवाहिद की बुनियाद पे बंद कर दी गई। मैंने इसलिए इसका जिक्र किया है क्योंकि शवाहिद का ही तो सर मसला है, यही बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कह रहे हैं। और अब तो खैर इसमें एक और बात भी सर नजर आती है, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन जो खाने पे नहीं गए, नाराजगी रही और उसके बाद इस तरह का होगा सर, सवाल तो फिर हम पूछेंगे और इस पे तबसरा भी आप करेंगे। तबसरा सिर्फ यही है कि जी अदम शवाहिद की बुना पर केस बंद कर दिया गया। जिन लोगों ने केस बनाया था और कहा था कि जी हमारे पास शवाहिद हैं और अब उनके पास शवाहिद नहीं है, उनको तो आप कम से कम नैब से किक आउट करके निकाल दे भाई कि जी आप। गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम सर, ये इम्पोर्टेंट है, 1988 से 1993। भर्तियों का तो सियासतदान कभी मानता ही नहीं है ना कि जी हमने भर्ती की है तो ये गैर कानूनी काम है। यूसुफ गिलानी पे भी यही यही केस बना था कि उन्होंने भर्तियां कर दी। वो तो कहते हैं हम आते ही भर्तियां करने के लिए, पॉलिटिशियन तो नौकरियां देने के लिए आता है, नौकरी देना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। तो चलो वो उनका अपना क्लेम है। लेकिन अब ये अगर ऑफिशियली नैब कह रही है कि जी कोई शवाहिद नहीं मिले, तो जिन लोगों ने उस उनके केसेस पे काम किया था और केस बनाए थे और इतने दिन तक लटका के रखा, उनको तो फारिग करेंगे जी आप घर जाए, आप बेकार लोग हैं, आपका कोई आप किसी काम के नहीं है। कम से कम हम अपनी रैंक्स को तो क्लीन करें, कोई अच्छे कॉम्पिटेंट लोगों को लेके आए ना। सर एक सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट मेरे जहन में आया, जाते जाते इस पे भी बात हम कर लें, क्योंकि आज इस इंटरव्यू में भी बात की गई कि महंगे वकील कर लिए जाते हैं और महंगे वकील जब आपकी वकालत करेंगे तो फिर आपको तो बचना जो है वो यकीनी हो जाएगा। ये भी सर एक बहुत इम्पोर्टेंट है। सर महंगे और सस्ते वकील से कुछ नहीं होता, एविडेंस डिपेंड करता है कि एविडेंस क्या है आपके पास। अगर आपके पास एविडेंस सॉलिड है तो महंगा वकील क्या कर लेगा? बिल्कुल उसको सही है। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर एविडेंस नहीं है आपके पास तो फिर कोई सस्ता हो या महंगा हो, आपका केस तो हारना ही है आपने। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कि हाँ एविडेंस जमा करें सही। अब जैसे वो कहते हैं कि इस दफा हमने सॉलिड केस बनाया है शहबाज शरीफ के खिलाफ और हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, कोई गवाही की जरूरत नहीं है, तो लेट्स सी दिस वुड बी अ टेस्ट केस कि जी आ गया है केस, एविडेंस जमा हो गई है,
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से पेश करें, डे टू डे चलाएं और लॉजिकल एंड पे ले जाएं कि जी क्या हुआ, फैसला दें, गिल्टी नॉट गिल्टी। चलो लेट्स गो। बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का व्यूज, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा, अपने सवालात हमें भेजें, हम यकीनन अपने प्रोग्राम में आइंदा भी इसे शामिल करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।